वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले है बिगनिंग ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सेकंड है रोहिला वॉर, थर्ड है फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्थ है वेल्लोर म्यूटिनी। अब इसमें से बताएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा करके। सबसे पहले देखेंगे सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1798 में, ठीक है। रोहिला युद्ध ये कब हुआ, तो रोहिला युद्ध हुआ 1774 में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 और वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, 1806 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे प्रश्नों को तैयार रखिए, इनकी डेट आपको नहीं भूलनी है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ राइट आंसर होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां थीं, 771, 772, 774 या 776। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 774 जनजातियां थीं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, ठीक है। सेंसस जो अभी पिछला है वही तैयार करना, अभी नया नहीं आया, तब तक आपको 2011 की ही जनगणना तैयार रखनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उनसे रिलेटेड कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, ब्रिटिश जनरल दिए गए हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बनारस में कौन था, तो दिल्ली में था लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर में कौन था, सर कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ से कौन था, जेम्स आउटरम था, और बनारस में कौन था, ये हो जाएगा कर्नल जेम्स नील। राइट आंसर होगा 2413, ऑप्शन बी में दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो बताना हाईएस्ट डिक्रेडल ग्रोथ किस स्टेट में देखी गई है, ठीक है, किस स्टेट के रूरल एरिया में देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर बिहार। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मेघालय में।
फिफ्थ क्वेश्चन है, सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह और खिज़्र खां। कुछ पता हो ना पता हो, सबसे पहले ये तो पता होगा कि लास्ट कौन था या सबसे पहला कौन था। तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना था, 1414 टू 1451। ठीक है। सबसे पहले खिज़्र खां आता है, 1414 से 1421 तक रहता है। इसके बाद मुबारक शाह आता है जो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहता है। थर्ड आता है मोहम्मद शाह, 1434 से 1443। फिर लास्ट रहता है आलम शाह जो कि 1443 से 1451 तक रहता है। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लेंगे जिनको नहीं तैयार है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराए हुए हैं, ये टॉपिक कराए हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। आप लोग बोलेंगे तो हर क्वेश्चन में नोट भी कर दूंगी। तो सबसे पहले खिज़्र खां आएगा, 4 हमें 2 ऑप्शन में दिया था, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो आलम शाह 4, और लास्ट में थर्ड किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। श्रावस्ती, रामपुर, बदायूं या फिर बलरामपुर। इसका सही उत्तर होगा, सबसे कम जो साक्षरता दर है यूपी में वो श्रावस्ती में है, 46.7% है। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, फिर बदायूं और रामपुर है। याद रखेंगे। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था। आफ्टर द ग्वालियर कॉन्क्वेस्ट, इल्तुतमिश वॉज मेड द फर्स्ट इक्तादार ऑफ विच इक्ता, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्ता ऑफ दिल्ली सल्तनत। सहारनपुर, आगरा, शाहजहांपुर और बदायूं में से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं का। 8वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान हो जाएगा लखनऊ का, तीसरा। सबसे पहले नंबर पर गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है, लखनऊ है तीसरे नंबर पर, भदोही है और संत रविदास नगर है। भदोही और संत रविदास नगर का सेम है। फिर कानपुर नगर है। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर देंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेकंड, 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। थर्ड, तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया था। तो सबसे पहले समझिए, तंबाकू के पौधे को पहली बार 7वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। ठीक है। और 1617 में आपको पता होना चाहिए, समय शासन किसका था, जहांगीर का था। तो जहांगीर ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला कथन शाहजहां की वजह से गलत हो जाएगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 10वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत उन प्रांतों में नहीं था। मद्रास, असम, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। तो देखिए, 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इसमें 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, डायरकी शुरू की गई थी। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से थे, तो बिहार था, बंगाल था, असम था, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था। फिर से देख लीजिए, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत 6 हो गए। तो यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था थी, विधान परिषद और विधानसभा द्विसदन हो गए, इनको लागू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। इसमें उड़ीसा नहीं था, मद्रास था, असम था, बंगाल था, बम्बई था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, ये सारे थे। 11th क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। पुराण है और उनका साइट ऑफ कॉम्पोजिशन दिया गया, कहाँ पर उनका रचना स्थल रहा है, उनसे मैच करेंगे। ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण और गरुड़ पुराण। ठीक है। तो ब्रह्म पुराण, इसको मैच करेंगे गोदावरी और उत्कल प्रदेश से। अग्नि पुराण का जो रचना स्थल है वो बंगाल है। वामन पुराण का है कुरुक्षेत्र मंडल। और गरुड़ पुराण ये मिथिला। सही उत्तर इसका होगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी। ठीक है।
आपको पता होना चाहिए नई ISFR रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई है। यूपी की भी आपको तैयार करनी है और पूरे इंडिया की भी तैयार रखनी है। तो ये 18वीं है, 2023 की रिपोर्ट है। अब इससे संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में कुल वन आवरण कितना है, तो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो पहले आपको पता होना चाहिए यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर। एरिया को किलोमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो ये पूरा कितना है, 6.24% है, दिया गया है। थर्ड है वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में यूपी के कुल वनावरण में 118.43 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए तीनों आपको तैयार रखने होंगे। ओके, तो सबसे पहले कुल वनावरण, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, ये दिया गया 15,045.80 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा, ये दिया गया है, और इसका कितना परसेंट है, 6.24% है। फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, और यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई है फॉरेस्ट कवर में, तो 118.43 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। 13th क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित की थी। विच एक्ट हैड वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, और इसी अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसमें नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई थी। 14th क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन है, एक कथन है दूसरा कारण है, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या कहता है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। इसका कारण है क्योंकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इन सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। देखिए क्या सही होगा, तो जो 1919 का सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको लागू किया गया था, कथन सही है। तो कारण क्या है, इसका वास्तविक उद्देश्य था कि सरकार की द्विसदनी प्रणाली को ना लागू किया जाए, ना कि लोगों को राहत प्रदान करना। सुशासन की मांग करने वाले राष्ट्रवादियों को इन सुधारों से बहुत निराशा हुई थी। तो यहाँ पर ये जो कारण है इसका ये गलत दिया गया है, यहाँ पर संसदीय शासन लागू करने का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सही है, किंतु कारण इसका गलत है। 15th क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है क्रॉप को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से। ठीक है, दोनों लिस्ट देखिए, बादाम है, सुपारी है, बाजरा है और बैंगन में मैच करेंगे। बादाम में कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सुपारी में कर्नाटक है, बाजरा में राजस्थान है और बैंगन में वेस्ट बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1 2 3 4। 16th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और उनका स्थान दिया गया है। कजली मेला महोबा, कालिंजर मेला बांदा, रामनवमी मेला आगरा और तरकुलहा मेला शामली में। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तरकुलहा मेला लगता है गोरखपुर में। बाकी कजली महोबा में, कलिंजर बांदा में, रामनवमी आगरा में। 17th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो एक जगह दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं। पहला है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सेकंड है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और फोर्थ है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ईयर सामने दिए गए हैं, तो कोई एक भी तैयार है तो मैं मानती हूँ आपको इसमें से 2 तैयार होंगे, एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में आया। बी का 4 एक ही ऑप्शन में, लीजिए उत्तर मिल गया। ठीक है, जरूरी नहीं होता कभी कभी आपको सारे ऑप्शन पता हो। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। राइट आंसर 2413 है। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें।
देखिए, क्वेश्चन से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगी। मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है। कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप लोग जिसमें भी कन्फ्यूज़न है और क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दें, जिससे मुझे पता रहे आप किस क्वेश्चन में क्या डाउट है वो पूछ रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट में इन सारे क्वेश्चंस में पूरा पेपर फिर देखना और फिर समझ नहीं आता कहाँ से आप पूछ रहे हो। तो एक बार जो भी डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा और वीडियो में आगे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साबरमती आश्रम की स्थापना और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था और पहले दिन ही क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता है 13 अप्रैल 1919। साबरमती आश्रम की स्थापना पहले ही हो गई थी 1916 में। और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी 23 दिसंबर 1926। 23 दिसंबर 1926। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। 3214 दिया गया ऑप्शन सी में। 19वां प्रश्न देखिए, वातावरण में किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है, CO2 को जो भी ऑब्जॉर्ब करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन सिंक। हमारे प्लांट सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं। ऐसे जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी आप देखेंगे वो भी कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? 60 से 70%, 70 से 80%, 80 से 90% या 90 से 95%? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में 80 to 90% मीथेन होती है। ठीक है, 80 to 90, ऑप्शन सी करेक्ट है।